ओम शांति। आज के इस सुंदर वेबिनार में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे केदार भाई साहब ने राष्ट्रीय सुरक्षा विद्युत सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में आज का ये वेबिनार अरेंज किया है और हम सबके बीच में अभी उपस्थित हैं हमारे हमारे संस्था के चीफ गेस्ट के रूप में संस्था के सेक्रेटरी सीनियर सीए हमारे भ्राता बीके ललित भाई जी। उसी तरह से उपस्थित है हमारे केदार भाई साहब और रोटरी क्लब लातूर के प्रेसिडेंट लांडगे जी और सेक्रेटरी विजय कोली जी। उसी तरह से भ्राता राव साहेब चिठोरे जी, जो आप 22 वर्षों से राजयोग का अभ्यास करते हैं और आप कोराडी थर्मल पावर स्टेशन में चीफ इंजीनियर के रूप में उपस्थित थे। उसी तरह से हमारे भ्राता जितेंद्र रहांगडाले जी, जो कि नागपुर शहर के नामी ग्रामी कंसल्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो मैं मेरे सभी भ्राताओं का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। उसी तरह से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले हमारे हेमंत घोड़े जी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आप भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे भी यह सारा मास ही हमारी मीठी मम्मा का मास है, अव्यक्त मास है। और इस अव्यक्त मास में अनेक प्रकार के पुरुषार्थों से, मम्मा के सर्व गुणों से हम संपन्न बनने के लिए कितना न पुरुषार्थ करते हैं। जैसे कल के पुरुषार्थ में ही देखिए मम्मा की विशेषता को इकोनॉमी के गुण द्वारा श्रेष्ठ एवं कुशल प्रबंधक की शक्ति का एक टाइटल दिया गया। तो मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती इकोनॉमी के इतनी अवतार थी कि जिस कारण से उन्होंने अनेक शक्तियां अपने जीवन में जमा की। बिजली भी एक ऐसे सुंदर पावर है कि जिस बिजली की पावर से आज हम देखते हैं सारा देश ही चल रहा है, परंतु उसकी सुरक्षा हम कैसे करें, उस विषय के सारे सप्ताह को ही लेकर के केदार भाई साहब हम सबके बीच में आए हैं। और आज इस वेबिनार को अटेंड करने वाले मेरे सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ, बधाई भी देती हूँ। और अवश्य अपने विचारों से, अपने बोल से हम सभी को लाभान्वित करेंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ओम शांति। हाँ, मनीषा जी आपका अनम्यूट है। सॉरी, म्यूट है। ओम शांति। बहुत खुशी की बात है कि आज हम नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक को, जो कि 26 जून से 2 जुलाई तक हम मना रहे हैं, इसके अंतर्गत आज इस वेबिनार का आयोजन किया गया। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे वरिष्ठ भ्राता ललित भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप विद्यालय का ऑडिट तो देखते ही हैं, लेकिन साथ में कानूनी मामलों को भी देखते हैं। आप विद्यालय के सचिव भी हैं,
तो आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज इस वेबिनार में आप अपने दिल की शुभकामनाएं प्रस्तुत करेंगे। भ्राता ललित भाई जी। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति भाई भाई साहब। साहब। ओम शांति। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी, मनीषा दीदी और हमारे विशेष मेहमान सभी, राव साहेब, जितेंद्र जी, हेमंत जी और इस पूरे ही आयोजन के सूत्रधार भ्राता केदार जी, सभी को मेरा बहुत बहुत ईश्वरीय प्रेम भरा नमस्कार। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज वसंत नगर नागपुर द्वारा आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस आयोजन का विषय विद्युत सुरक्षा और संरक्षण, ये आज के युग की बहुत अत्यंत आवश्यक और जीवन रक्षक चर्चा है। और विशेष रूप से जब अभी बारिश का मानसून का मौसम शुरू हुआ है, तब तो और भी इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। हम सभी जानते हैं कि आज बिजली के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है बिजली। यह एक अदृश्य शक्ति है, यह एक शक्ति है। अब शक्ति न्यूट्रल होती है, उसका हम पॉजिटिव उपयोग भी कर सकते हैं और अगर लापरवाही रखी या गलत इंटेंशन रखा तो वो हमारे लिए खतरनाक भी बन सकती है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि भारत में प्रति वर्ष करीब 12,000 से ज्यादा लोग बिजली के करंट लगने से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी प्रतिदिन 32-33 लोग, प्रतिदिन 32-33 बिजली की लापरवाही, बिजली के उपयोग में लापरवाही के कारण करंट लगने से उनकी डेथ हो जाती है। ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है और इससे एकदम हम जैसे हमें ये आंकड़ा हमें झकझोर देता है और चेतावनी देता है कि समय आ गया है कि हम केवल केवल बिजली यूज करने वाले ही नहीं रहे, लेकिन उसके प्रति जागरूक भी बने और दूसरों को जागरूक भी बनाए। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे पता है कि अगर हमारे फाइनेंशियल्स में एक छोटी सी गलती हो जाती है तो पूरी संस्था के लिए कितनी वो नुकसानकारक हो सकती है। इसी प्रकार से बिजली से जुड़ी एक लापरवाही वो जान माल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ये जो सुरक्षा रखने की जो है वो एक विकल्प नहीं है कि ठीक है ध्यान रखेंगे, वो एक विकल्प के रूप में नहीं, लेकिन एक आदत के रूप में बनाना पड़ेगा कि हमको सेफ्टी रखनी ही है और उसको आदत के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। अब जैसे ये हम बिजली की बात करते हैं जो अदृश्य शक्ति है, उसी प्रकार से आत्मा की परमात्मा से मिलन जो राजयोग है वो भी एक अदृश्य शक्ति है। बिजली के एक बिजली की शक्ति से हम कई प्रकार के उपकरण चलाते हैं। फ्रिज भी चलाते हैं तो हीटर भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं तो गीजर भी चलाते हैं, बड़े बड़े कारखाने भी चलाते हैं। बिजली एक ही है, अदृश्य है, लेकिन उसके कई उपयोग हैं। इसी प्रकार से राजयोग एक ऐसी एनर्जी है जो आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होके उसके द्वारा भरपूर होती है। लेकिन
अगर हमने आत्मा की शक्तियों का भी लापरवाही रखी उसमें और दुरुपयोग हुआ, तो जीवन में कई प्रकार के एक्सीडेंट हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, जिससे स्ट्रेस हो जाता है, क्रोध हो जाता है, रिलेशन बिगड़ जाते हैं, घर टूट जाते हैं। ये अगर आत्मा की शक्ति का भी अगर हमने ध्यान से सुरक्षित उपयोग नहीं किया तो, इस प्रकार से जैसे हमें बिजली की शक्ति को सुरक्षित यूज करना है, ध्यान से यूज करना है, उसी प्रकार से आत्मा को भी समझना है और उस शक्ति को भी हमें बहुत अच्छी तरह उपयोग करके सुख लेना है। बिजली की शक्ति हमें सुख देती है, तो ऐसे ही ये आत्मा की शक्ति और इस राजयोग के प्रयोग से हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा पिता से स्वयं को जोड़कर इस राजयोग के प्रयोग से हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बन सकता है। तो मैं विशेष रूप से सभी वक्ताओं को और जो एक्सपर्ट्स आज के इस वेबिनार में प्रवचन देने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो समाज के उपयोग से संबंधित ऐसे विशेष विषय पर बहुत राइट समय पर यह वेबिनार रखा है। तो आए हम संकल्प करें कि बिजली का उपयोग तो करेंगे, लेकिन पूरी सावधानी और समझदारी से उपयोग करेंगे, और आत्मिक ऊर्जा उसके बारे में भी हम समझेंगे, जिससे हमारा मन, हमारा परिवार, हमारा समाज वो भी सुरक्षित रहेगा। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं इस वेबिनार की संपूर्ण सफलता की शुभेच्छा देता हूं। ओम शांति। मुझे खास केदार भाई ने और रजनी दीदी, मनीषा दीदी ने याद करके इसमें भाग लेने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आंखों से न दिखने वाली ये ऊर्जा हमारे जीवन में कितनी मायने रखती है, और इसका एक सही उपयोग यदि हम करते हैं तो उसके द्वारा समाज को कितना लाभ मिलता है, जीवन को कितनी गति मिलती है। लेकिन वही यदि समझ न हो, सावधानी न रखे, तो कहने में आता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसलिए आज वर्तमान इस मौसम में कैसे हमें इस ऊर्जा का उपयोग करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में आपने मार्गदर्शन दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर आज हमारे साथ हमारे भ्राता जितेंद्र रहांगाली जी जुड़े हैं। शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं, शायद वो हमसे जुड़ेंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच भ्राता राव साहेब चिठोरे जी, आप भी कोराटी थर्मल पावर स्टेशन से आप चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हुए हैं, और पिछले 22 वर्षों से आप भी नियमित राजयोग का अभ्यास करते हैं। वैसे तो आपका एक जनरेशन का क्षेत्र रहा, लेकिन फिर भी क्षेत्र तो वही है। इसलिए किस प्रकार से हमें आज वर्तमान में सावधानियां रखनी चाहिए, ताकि हर आए दिन जो एक्सीडेंट्स होते हैं, कहीं पर विस्फोट होते, कहीं पर करंट लग जाते हैं, आग लग जाती है, तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से हम कैसे बच के रहे, उसके लिए किस प्रकार की सावधानियां रखें, आप थोड़ा सा सभी को मार्गदर्शन देंगे। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा
हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारी मम्मा, और बहुत स्नेह से पालन करने वाली हमारी आदरणीय रजनी दीदी जी और मनीषा दीदी जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और इस सेमिनार में मुझे शामिल करने के लिए जो उन्होंने परमिशन दी है, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसा है कि हमारा पूरा जीवन, मतलब सर्विस का जो जीवन था, करीब करीब 35 इयर्स हमने पावर जनरेशन में बिताया है। पावर जनरेशन मतलब जहाँ जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद दूसरा पार्ट रहता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो अलग डिवीजन रहता है, और तीसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे हमारा पूरा जीवन थर्मल पावर जनरेशन में गया। जैसा कि जो पावर जनरेशन जो होता है वो कोल के माध्यम से, हाइड्रो पावर स्टेशन में वाटर के माध्यम से, गैस पावर स्टेशन में गैस के माध्यम से, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और बाद में आजकल जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी चल रहा है वो सोलार सोलार से। तो ऐसे ये काफी माध्यम होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। और जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी जब हम पूरे नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करते हैं तो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस, ऐसे तीन टेक्निकल टर्म्स है। ये तीनों टेक्निकल टर्म्स 100% बराबर है तो ही हम ग्रिड को कनेक्ट कर सकते हैं उस पावर स्टेशन का, और कनेक्ट करना तो बहुत जरूरी रहता है। तो जैसा हमने कहा कि हमारे 35 ईयर से पावर जनरेशन में गए हैं, और रिटायरमेंट के बाद करीब करीब 25 ईयर्स हम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के स्टूडेंट करके आज तक उसका अभ्यास कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी का। मेरे पहले थर्मल एनर्जी से कनेक्टेड थे, और स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है। तो जैसे हमने बोला कि वहाँ टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं कि वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस रहा तो ही कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी जो हमने सीखा है यहाँ, उसको कनेक्ट करने के लिए या समझने के लिए तीन बातें बहुत जरूरी है। और वो तीन बातें है कि व्हाट वी थिंक, व्हाट वी स्पीक एंड व्हाट वी डू। मतलब जैसा हम सोचते क्या है, हमारी सोच किस तरीके से है, और हम क्या जो बोलते हैं, बोलते वक्त क्या बोलते हैं, और बाद में कृति जब करते हैं, कर्म में आते हैं तो किस तरीके का कर्म करते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यदि हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक डेली जो हमें आवश्यक है, ऐसी एक, जैसा भाई ने बताया है कि वो अदृश्य शक्ति है, मगर इक्विपमेंट के माध्यम से या जो भी हम व्यवहार में यूज करते हैं उस सारे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हमको उसका परिचय मिलता है। तो जब तो इसलिए इस जो एनर्जी है उसको, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका ऑप्टिमम यूज करना, मतलब क्योंकि सबको देना है इसलिए उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और दूसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो यूटिलाइज करते वक्त सेफली यूटिलाइज करना चाहिए, मतलब सेफ्टी मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। तो भी उसमें क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करते हैं तो उसमें तीन बातें रहती है कि ऑप्टिमम यूज ऑफ इनपुट्स, मतलब जो हमारा कोल यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, वाटर वी यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका ऑप्टिमम यूज हो। ऑप्टिमम यूज हो मतलब थोड़े इसमें ज्यादा हमको आउटपुट मिलना चाहिए, मतलब जिसको हम हीट रेट टेक्निकल टर्म बोलते हैं, हीट रेट ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए। दूसरी बात होती है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी अभी वर्ल्ड में अवेलेबल है, वो टेक्नोलॉजी को यूज करने से ही हम इकोनॉमिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और सेफली यूटिलाइज कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि जो मैन पावर हमें लगती है और जो इक्विपमेंट वहां लगते हैं उनका टाइम टू टाइम समय अनुसार अपडेटेशन करना बहुत जरूरी है। अपडेट यदि नहीं होती है तो हमारी एफिशिएंसी डाउन होती है और हम सेफली यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। ये दोनों बातें होती हैं। फिर उसके बाद जब हम स्पिरिचुअल एनर्जी में जब ये करते हैं, उसके स्पिरिचुअल एनर्जी से विचार करते हैं, तो यहाँ भी तीन बातें यहाँ भी जरूरी है। पहली बात है कि हमारे पास जो समय है और संकल्प शक्ति है जो इनबिल्ट है हमारे पास है,
उसका यथार्थ यूज करना। दूसरी बात यह है कि हमारी जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेक करना और समय अनुसार चेंज करना। और तीसरी बात स्पिरिचुअल एनर्जी में हमें हमें सिखा है वो है कि जो भी हमें मिला है, जो भी अनुभव प्राप्त किया है, उसको शेयर करना और बांटना। तो ये बातें स्पिरिचुअल एनर्जी में आवश्यक है। और दूसरा एक हम सोच रहे हैं कि देर आर टू लॉज। फर्स्ट लॉ इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि बिजली उत्पादन के लिए ये दोनों लॉज यूटिलाइज होते हैं। और ये दोनों लॉज स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए भी अप्लीकेबल है। जैसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्ट, और बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ये बात होती है। और दूसरा लॉ है कि लॉ ऑफ एंट्रोपी। उसमें क्या होता है कि यदि एनर्जी डिटोरेशन है तो उसको यदि अपलिफ्ट करना है, समझते जो है। ओरिजिनल स्टेज में लाना है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है। ये दो बातें टेक्निकली हर एक एनर्जी, इसके लिए दो लॉ है। ऐसा ही स्पिरिचुअल एनर्जी में है। स्पिरिचुअल एनर्जी में भी ऐसा है कि हम एवरीबडी इज सोल, और सोल है तो आत्मा अमर है, आत्मा कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्ट। मतलब बट इट विल टेक द बाय बर्थ, मतलब वो आप एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेंगे, बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्ट बाय एनी सोर्स। और दूसरी बात है कि यदि उस आत्मा को लोअर स्टेज से अपर स्टेज में जाना है, उसको लॉ ऑफ एंट्रोपी बोलेंगे, तब उसको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरी है। और एक्सटर्नल हेल्प आत्मा को एक ही कर सकता है, एक ही पावर कर सकती है, और वो है परमात्मा की पावर, मतलब शिव बाबा की पावर। तो उससे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों एनर्जीज का यदि हम अ, अभ्यास करते हैं तो बहुत सारी चीजें, मतलब वो भी शक्ति अदृश्य है, ये भी शक्ति अदृश्य है, मगर और दोनों आवश्यक है और समय अनुसार दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट नहीं रहे, दोनों दोनों का अभ्यास यदि नहीं रहा, स्पिरिचुअल एनर्जी का अभ्यास नहीं रहा, तो आज हमारा जो आज जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, उस वातावरण में यदि हम सुखी बनना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल एनर्जी का डिटेल स्टडी करना और उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर से मैं एक बार सबका थैंक्स थैंक्स मानता हूँ। और आगे जो भी वेबिनार के प्रोसीडिंग्स है उसके लिए शुभ भावना रखकर दीदी जी को फिर से ओम शांति करता। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहेब भाई जी। अभी हम आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं। इस सेफ्टी वीक के अंतर्गत आज जो वेबिनार हमने रखा है, इसका विषय है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। इस विषय का मार्गदर्शन देने के लिए प्राता केदार भाई जी, जो कि एनर्जी ऑडिटर बीईई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप लौकिक में इस प्रकार की महत्वपूर्ण सेवाएं समाज को तो दे ही रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से आप बचपन से जुड़े होने के कारण इस परिवार को भी इस विषय का कैसा लाभ लेना चाहिए, कैसे सुरक्षा करनी रखनी चाहिए। आज संसार में देखा जाए तो आत्मा स्वयं ही अपने आप में एक एनर्जी है, लेकिन इस वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट प्ले करते हुए हमें बहुत सारी अलग अलग एनर्जी की जरूरत होती है, और प्रकृति ने हमें दी भी है। तो कई प्रकार की ऊर्जाएं ईंधन के रूप में हमें उपलब्ध है, लेकिन इस ऊर्जा को यूज कैसे करें और साथ साथ इसकी बचत भी हम कैसे करें, इस विषय में आप समय प्रति समय हमें ब्रह्मा कुमारी इस परिवार को मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, ताकि इसका सही रूप में उपयोग हो और पर्यावरण का भी संतुलन बनाए रखने में भी हमारा योगदान बना रहे। तो इस विषय के प्रति आप हमेशा ही अलग अलग पूरे भारतवर्ष में अलग अलग कारपोरेट सेक्टर में भी, स्कूल कॉलेजेस में भी इस प्रकार के कार्यक्रम लेते रहते हैं। और विशेषतः नागपुर में विश्व शांति सरोवर को भी
महाराष्ट्र लेवल का 15वां स्टेट लेवल अवार्ड एनर्जी कंजर्वेशन का अवार्ड उपलब्ध हुआ है। वो भी आप ही के प्रयास से। आपने हमें इस विषय में पूरा मार्गदर्शन दिया है कि कैसे हम इस कैंपस में ऊर्जा की बचत और सही रीति से उपयोग करें। तो आप ही के जो प्रयास से इस अवार्ड को हम प्राप्त कर चुके हैं और आगे भी नेशनल अवार्ड के लिए भी हम अवश्य प्रयासरत रहेंगे। तो इसलिए आज के विषय पर आप अपना अमूल्य मार्गदर्शन हम सबके बीच रखेंगे, ऐसा अनुरोध करती हूँ। भ्राता केदार भाई। ओम शांति। सर्व मान्यवर जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपस्थित है, मैं उनका सभी का स्वागत करता हूँ। और मीनवाइल मैं थोड़ा सा अपना पीपीटी जारी रखने से पूर्व अपने साथ जुड़े हुए हैं जयप्रकाश जी दरगढ़ साहब, जो प्राचार्य, जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के विनर है। तो मैं उनको कहूँगा कि एक शॉर्ट में एक शुभकामनाएं आप दे सकते हैं, और कैसे आपने इस राष्ट्रीय पारितोषिक राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा आपने पाया, उसके लिए एक शॉर्ट थोड़ा सा कंजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, और आगे मैं सेफ्टी के बारे में आपको बताऊंगा। मेरा निवेदन, आप अगर सुन रहे तो ओम शांति। दीदी जी को कहूंगा कि आप उनका वेलकम कीजिए। धन्यवाद केदार सर। मैं लातूर में दयानंद विज्ञान महाविद्यालय में प्राचार्य बोल के कार्यरत था। अभी मेरा रिटायरमेंट फेज चल रहा है, और ये मुझे खुशी है कि आज इस वेबिनार के माध्यम से आप सभी से मैं जुड़ पाया हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी है कि हमारे साथ केदार कवितकर जी, ये गए समझो एक 7-8 साल से हमारे साथ जुड़े वाले हैं। उनका जो मार्गदर्शन एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, जो मेडा के जो पुरस्कार है, और सबसे ज्यादा जो बहुमूल्य पुरस्कार हमें जो प्राप्त हुआ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के माध्यम से 2022 में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो फर्स्ट प्राइज मिला, उसमें केदार खमीदकर जी और उनके बंधु किरण जी, इनका बहुमूल्य हमें मार्गदर्शन मिला। उनके मार्गदर्शन के माध्यम से हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के माध्यम से और एनर्जी कंजर्वेशन का जो हम काम किए हैं, तो उसके बारे में अच्छी तरह से कंपाइलेशन हमने किया। बार बार जो भी त्रुटियां थी हमने उसका सादरीकरण भी किया। तो एक बहुत अच्छा कार्य, मैं तो उनका अभिनंदन करता हूँ केदार जी का। हमारे लातूर के इस रीजन में बहुत अच्छी तरह से वो कार्य कर रहे हैं, और अलग अलग संस्थाओं से भी वो अच्छी तरह से जुड़े हैं। और ये नेशनल जो अपना अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो रिसोर्स पर्सन्स है उन्होंने बताया कि एनर्जी ये एक शक्ति है, और उस माध्यम से, और बगैर एनर्जी से हम अभी जीवित भी नहीं रह सकते हैं। और जितनी भी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो वो जनरेशन का सही उपयोग होना चाहिए। कुछ एनर्जी एटेन्यूएट होती है ट्रांसमिशन के माध्यम से, और बहुत ऐसी एनर्जी है जो कि अपनी लापरवाही से वो उसका दुरुपयोग, या समझो वो हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रोग्राम है, और आज का जो ये विषय है सेफ एंड स्मार्ट एनर्जी, तो ये अलग थीम, क्योंकि हम जब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से मृत्यु
ही प्राप्त होते हैं। तो दुर्घटना कम से कम हो, इसके बारे में अच्छा विषय पे आप ये वेबिनार के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। और खास करके ब्रह्मा कुमारी के जो भी सेंटर्स है, केंद्र है, मैं भी काफी प्रभावित हूँ आपके कार्य से। और विशेष बात बोल तो हमारे जो सेक्रेटरी साहब है संस्था के, उनके फैमिली मेंबर्स भी आपसे काफी जुड़े हैं। और आपके जो भी प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज है, और वो समाज उपयोग में और राष्ट्र उपयोग में आप काम कर रहे हैं, आपको सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। और ऐसे कार्य में हमारे तरफ से जो भी मदद आपको चाहिए, हम तत्पर रहेंगे। पुनश्च केदार जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। केदार भाई, आपण विषयाला पुढे घ्या. ओम शांती. खूप चांगल्या पद्धतीनं आदरणीय प्राचार्य सरांनी एनर्जी कन्झर्वेशन वरती त्यांनी आपला विचार मांडले. तर राष्ट्रीय पारितोषिक विजेता जे तर किरणभाईंनी थोडस सजेशन दिलं मला की आज आपण जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो सहभागी झाला, तर आपण दीदींचं पण स्वागत करूया की त्यांनी एक चांगला प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला. रजनी दीदी, मनीषा दीदीजी आणि सर्व बीके ब्रदर्स नागपूर, जे पूर्ण नॅशनल लेवलवरती हा जो एक महत्वाचा जो टॉपिक आहे, तर आज नक्कीच त्याचा एक मॅसेज पूर्ण कम्युनिटीला जाईल. आणि त्यामध्ये इफिशियंट यूज ऑफ एनर्जी अँड रिसोर्सेस म्हणजे कार्यक्षम वापर आणि सुरक्षित वापर यावरती एक चांगला इनिशिएटिव्ह घेतलाय. आणि नक्कीच याचा रेकग्नायझेशन चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला रिटर्न मिळेल. जसं आता सरांनी सांगितले की एव्हरी ऍक्शन आणि रिॲक्शन रिटर्न्स बॅक, तो एनर्जीचा लॉ आहे. आणि जसं आपण ते दिलं तसं मिळत असतं आणि नक्कीच आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीनं रिटर्न्स भेटतील. तर मी थोडंसं एक केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाचा एक संदेश आपल्या समोर ठेवू इच्छितो. थोडंसं माझ्याकडे काही व्हिडिओ आहे, मग तो व्हिडिओ मी आपल्याला सादर करेन. थोडंसं हिंदीमध्ये आहे, थोडं इंग्रजीमध्ये आहे आणि थोडंसं मी मराठीमध्ये बोलेन. तर मला खूप आनंद वाटतो की ब्रह्माकुमारी विद्यालयाचा मी खूप बालपणापासूनच मी एक विद्यार्थी म्हणून जोडलेला आहे. आणि मला ह्या ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीनं एक प्रॅक्टिसेस म्हणजे जे एनर्जीसाठी गरज आहे, मग त्यासाठी मला मुख्यालयातून आदरणीय जे आज आपल्या एक मुख्य रूपाने उपस्थित होते, आदरणीय ललित भाईसाहेब, त्यांनी पण मला एक खूप चांगल्या पद्धतीनं अहमदाबाद इथं सुद्धा त्यांनी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करण्यासाठी संधी दिली होती. मला खूप चांगल्या पद्धतीनं तिथं एक अभ्यास करायला वेळ मिळाला आणि बरेच ठिकाणी मी करत असतो. तर मला आज मला एकच सांगायचं आहे की इलेक्ट्रिकल सुरक्षा म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण काम करतोय, वर्कप्लेस आपलं जिथं आहे, आणि नक्कीच आपण त्याचा आजच्या ह्या धक्काधक्कीच्या जीवनामध्ये जर नियम जर आपण अवलंबिलं, आपण जर पालन केलं, तर आपल्याला नक्कीच त्याचा फायदा होतो. तर मी पीपीटी शेअर करेन आणि नक्कीच माझ्यासोबत किरणजी आहेत, मी त्यांनाही थोडंसं सांगेन की नक्कीच या पीपीटी साठी त्यांनी मदत करावं. शिव सावंत. इट इज गेटिंग ओके. तर खास करून BKES ब्रह्माकुमारी एज्युकेशन सोसायटी, खास करून वसंतनगर नागपूरचा हा इनिशिएटिव्ह आहे. आणि राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा सप्ताहामध्ये आपण हा ऑनलाईन सेमिनारमध्ये फक्त एक ज्या आपल्या वर्कप्लेसमध्ये आहे
ज्यावर जिथं आपण काम करतोय तर त्याच्याविषयीच बोलू. आणि बाकी मग इंडस्ट्रीयल सेक्टर आहे, कमर्शियल बिल्डिंग्स आहेत आणि इतर जिथं जिथं आपण एनर्जीचा वापर आहे त्या ठिकाणी तर स्कोप खूपच आहे. पण सगळ्यांच्या घरी, ज्या ठिकाणी आपण घरी आपल्या डोमेस्टिक सेक्टरमध्ये काय करता येईल त्यावेळेस थोडंसं आपण पाहूया. जसं म्हटलं गेलंय, जीवन तो है असली कमाई, सुरक्षा में ही है भलाई. तर राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा सप्ताहामध्ये तर हा संदेश आहे, सेफ्टी फर्स्ट. किरणजी, राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा सप्ताह 26 जून से 2 जुलाई. थीम: एम्ब्रेस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, सेफगार्ड लाइव्स. विद्युतीय सुरक्षा अपनाकर जीवन सुरक्षित करें. भारत सरकार की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीए) ने अपनी स्थायी समिति की बैठक में 13 सितंबर 2019 को निर्णय लिया कि पहले राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा सप्ताह (NESW) की तारीख 26 जून 2020 से शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और उद्योगों में विद्युत सुरक्षा पर जागरूकता और उत्साह बढ़ाना है. इस अभियान का उद्देश्य कर्मचारियों और सार्वजनिक के प्रति पुनर्निवेश को बढ़ाना है और विद्युत का सुरक्षित उपयोग करने के लिए सहभागी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है. विद्युत सुरक्षा जैसे संगठनों द्वारा नेतृत्व की गई पहलों में शामिल है मीडिया और सामाजिक मंचों के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता अभियान, स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों में सुरक्षा सामग्री और संसाधनों का वितरण. विद्युत सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली सुरक्षा प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं. राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा सप्ताह के दौरान विद्युत कंपनियों, सुरक्षा संगठनों, सरकारी एजेंसियां और समुदाय समूह जैसे संबंधित स्तरीय व्यक्ति महत्वपूर्ण संदेश फैलाने में सहयोग करते हैं. सुरक्षा अभ्यास विद्युत उपकरणों और उपकरणों के सुरक्षा हैंडलिंग को उजागर करना. विद्युत खतरों से बचाव, सामान्य विद्युत खतरों के बारे में जनता को शिक्षा देना और इसे कैसे बचाया जाए, जैसे विद्युतीय आग, झटके और आर्क फ्लैशेस. आपातकालीन तैयारी विद्युतीय आपातकाल में क्या करना इसकी जानकारी प्रदान करना, जिसमें विद्युत आवारा और विद्युत हादसे शामिल होते हैं. कोड और मानक विद्युतीय कोड और मानकों का पालन प्रोत्साहित करना, जिससे विद्युतीय प्रणालियों के सुरक्षित स्थापना और उपयोग सुनिश्चित हो. सार्वजनिक जागरूकता घर के मालिक, किराएदार और व्यापारियों सहित सामान्य जनता के बीच विद्युत सुरक्षा के श्रेष्ठ अभ्यासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना. प्रशिक्षण और शिक्षा विद्युत कार्यकर्ताओं, पहले प्रतिक्रियावादियों और अन्य लोगों के लिए प्रशिक्षण सत्र प्रदान करना, ताकि उनकी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की जानकारी में सुधार हो. Greetings to everybody. I hope this video finds you all well. This video will discuss National Electrical Safety Week, including when it is observed, why it is observed, what is the theme of the year 2024, and what its goals are. It will also cover some important safety tips for utilizing electrical equipment and doing electrical work. To further guarantee safety and avert any possible injury, we'll take into account crucial element. With that, let's begin today's video. The utilization of electrical equipment is growing quickly, along with changes that take place throughout 30 people in India every day. There were 13,446 recorded electric shock deaths in 2020. Mishaps are the result of people's ignorance. These kinds of mishaps are often caused by people using these products improperly in an attempt to save time or sacrificing quality in an effort to save money. Therefore, the National Safety Council, in partnership with the Central Electricity Authority across India,
awareness about electrical safety. Numerous workplace activities are planned on this day by the National Electrical Safety Week with the goal of igniting the right PPE while working. The goal of this program is to protect people and property by preventing accidents. Electrical machinery. The following are risks related to electricity and electrical equipment: electric shock, fire, short circuit. Now let's talk about the crucial factors to remember while using electrical equipment and carrying out any electrical repair. Examine all electrical equipment on a regular basis. Regular inspections of all the electrical equipment in the workplace are necessary. Ensure all devices are disconnected before beginning any testing. Then examine them to see if there are any defects. If so, replace the faulty components right away and correct the issue to avoid mishaps like fire and electric shock. Additionally, bear in mind that someone with training should do this task. Carelessness may result in accidents. Always use high quality wiring. It is important to use only high quality wiring, whether in the office or at home. It is important to repair any broken wires right away in order to guarantee safety and avoid short circuits. Electrical boards should never be overloaded. This will help to avoid short circuits and possible fire concerns. To lessen the chance of overloading, more outlets must be added in high demand locations. Use the extension cord correctly. Since extension cords are often used in offices, it is important to use them correctly. Never use nails or other fasteners to hang them from walls, and never hide cables under doors, rugs, or other impediments. Damaged cables from improper usage might put users at danger for electric shock. After the task is over, turn off all electrical equipment. Electrical equipment should always be turned off after use. Always use insulated tools. आत्ताच हा आपण जो व्हिडिओ पाहिला त्यामध्ये थोडंसं आपल्याला लक्षात आलं असेल की आपल्या वर्कप्लेसमध्ये बरेच काही चुका असे दिसून येतात. त्यासाठी आपण थोडंसं ऑब्झर्वेशन करावं, काय करता येईल. या सप्ताहामध्ये जे ग्राहकांच्या म्हणजे जे विद्युत वापर करणारे जे व्यक्ती आहेत आणि प्राणांच्या सुरक्षेसाठी सुद्धा आपण त्याची काही आवाहन करण्यात येत आहे की ज्या ज्या ठिकाणी मनुष्य तरी तिथं काळजी घेतो, पण काही प्राण्यांनाही त्याचा धोका होऊ शकतो, म्हणून आपण त्याचा काळजी घ्यावी. तर यासाठी केबल जो नेटवर्क आहे आपल्या घरातला, आपली इलेक्ट्रिसिटी कुठून कुठं गेली ह्याचा एक डायग्राम पाहिजे. म्हणजे कधी कधी काय होतं आपल्याला माहितच नसतं की कुठला स्विच बंद केल्यानंतर कुठलं ते रिपेअर करता येतं. मग यासाठी आपण सर्वात प्रथम आपलं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डायग्राम आपल्याला आपल्या कंट्रोल रूममध्ये किंवा ज्या ठिकाणी आपला सप्लाय आहे, ज्या ठिकाणी आपला मीटर आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला लावलं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला नवीन जरी पर्सन कोणी आला आपल्याला मदत करण्यासाठी तर त्यालाही ते दिसलं पाहिजे की हे इलेक्ट्रिसिटी कुठून कुठपर्यंत गेलेली आहे. मग त्यासाठी आजपासून तयारीला लागूया की काय काय आपल्याकडे आपण स्वतःच एक ऑडिट करूया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट. आता दुसऱ्यांनी करून देण्यापेक्षा आपण स्वतःच त्याची चेकलिस्ट मी दीदींना देईन की काय डोमेस्टिकमध्ये एनर्जी चा जो सेफ्टी आहे त्यामध्ये काय करता येईल. तर आत्ताच तुम्हाला एक शॉर्टमध्ये म्हटलं की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुठून कुठं आपल्या घरातून फ्लो होते. जसं आता एका सोसायटीचं मी ऑडिट करत होतो की त्यामध्ये त्यांना एक फाइंड आउट झालं की आपण जेव्हा बाथरूममध्ये गेलो तर तिथं जेव्हा नळ चालू केलं तर तिथं ते शॉक बसायचा. मग मलाही त्यांनी त्याच्याबद्दल माहिती दिली की हे आम्हाला काय शॉक बसतं. पण मी जेव्हा मी प्रॅक्टिकली त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन केलं, त्याच्याबद्दल शोध लावला, तिथं 6 जण त्या सोसायटीमध्ये एकाच सोसायटीमध्ये राहत होते. तर 6 इलेक्ट्रिक गिझर्स होते
आणि म्हणायचं होतं की आपल्याला की नेमकं काय कसं त्या इलेक्ट्रिकलचा जो शॉक बसत होता, तर त्याचं एकच निमित्त होतं की तो अनब्रँडेड एकाने लावलेला तो गिझर होता आणि त्याच्यामुळं त्याने जेव्हा चालू केलं, तर ते सगळ्यांना त्याचा पाण्याच्याद्वारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होत होती आणि ते एकदा जर बंद झालं, तर बाकीच्यांना काही प्रॉब्लेम होत नव्हता. मग क्वचित रेअरली कधी-कधी ते बसत होता. म्हणून ते फाइंड आउट केलं आणि हे असं जर आपण जर दुर्लक्ष जर केलं, तर नक्कीच आपल्याला खूप जणाला कम्युनिटीला आपल्यामुळं दुसऱ्यांना पण त्रास होऊ शकतो. यासाठी आपण कधीही चांगले ब्रँडेड ISI मार्कचे उपकरण वापरावे आणि कमी इन्व्हेस्टमेंट आहे म्हणून नक्कीच त्याचा विचार करावा. तर ह्यासाठी छोटे-छोटे काही सजेशन्स आहेत की राष्ट्रीय जो एक आव्हान आहे यावर्षीचं पण थीम वेगळा आहे. त्याच्यामध्ये म्हटलं गेलंय की काय करता येईल? ओल्या हाताने आपण बरेच शॉर्टकट करत असतो. काय होतं काही फरक पडत नाही. पण खूप काही आपण अशा पद्धतीने करत असतो. आजपासून ते टाळावं. विद्युत मांडणीचे अर्थिंग वेळोवेळी तपासून घ्यावे. यावरती मी अर्थिंगवरती खूप चांगल्या पद्धतीने बोलू इच्छितो. कारण मी इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करत असतो. जवळपास खूप काही इन्स्टॉलेशन केलेले असते आणि त्यांच्यामध्ये जे आम्ही जेव्हा ॲक्चुअल मेजरमेंट केलं तर तिथं खूप काही ओव्हर लिमिट दिसून आलं. म्हणजे ते लावूनही काही उपयोग नाहीये आणि त्याच्यामुळं मला असं सांगावसं वाटतं, की अर्थिंग चा ओहम त्याचा एक लिमिट कुठून कुठपर्यंत असलं पाहिजे. आता जसं म्हटलं, की आपण लावलं, आपण निश्चिंत होतो. पण तसं नाहीये. आज आपल्याला तपासण्याची आपली जबाबदारी आहे, की अर्थिंग जरी आपण आपल्या घरामध्ये लावली असेल, तर ते अर्थिंग कुठं पर्यंत पोहोचलेली आहे, सॉकेटपर्यंत पोहोचली आहे की नाही, सॉकेट टेस्टरने त्याचं चेक करायचंय. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण तपासायच्या आहेत. तर अ, आता आपण खास करून एक इंटरेस्टिंग जो टॉपिक आहे अर्थिंग. अर्थिंग आपण आपल्या रेफ्रिजरेटरला एक इंडिव्हिज्युअल लावली पाहिजे. आपण आपल्या कॉम्प्युटरला इंडिव्हिज्युअल लावली पाहिजे आणि अशा प्रत्येक ज्या एक हायर जे इंडिव्हिज्युअल लोडचे जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत, त्या सगळ्यांना आपण लावणं हे गरजेचं आहे. तर आज मी तुम्हाला सांगतो, की बरेच 99% आज बरेच लोकांना त्याचं ब्लाइंडली ते काम करत आहेत. त्याला अर्थिंग जर असलं, तर ते सुरक्षित राहू शकते आणि अर्थिंग किती पाहिजे? लेस दॅन 10 ओहम 10 ओहमपेक्षा जर कम असलं, तर ते चांगलं. 5च्या कमी जर असलं, ते 5 ओहमच्या कमी जर असलं, तर ते खूपच चांगलं. म्हणजे आणि लेस दॅन 1 म्हणजे 0 ओहम जर असलं, तर हे खूपच एक्सलंट. मग अशा पद्धतीनं मी आपल्याला सांगू इच्छितो, की अर्थिंग हे खूप महत्त्वाची घटक आहे इलेक्ट्रिकल सेफ्टीमध्ये आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण सर्वांनी नक्कीच त्याच्याबद्दल मोजमाप करायचं आहे आणि एक्सपर्टला आपल्या वर्कप्लेसला बोलवून ते अर्थिंग किती आहे आणि तसं जर पाहिलं तर ह्या गाईडलाईन्सप्रमाणे दर 3 महिन्याला ह्याचं अर्थिंग चेक करावं लागतं आणि त्याच्यावर एक साइन बोर्ड लिहावा लागतो, की अर्थिंगचा हा एवढा ओहम निघाला आणि ह्याचं एक मॉनिटरिंग करायचं आणि आपल्याला सुरक्षित राहायचं. ISI दर्जाचीच आपण उपकरणे वापरावेत. जेणेकरून आपल्याला त्याची सुरक्षित आपल्याला हमी असते. आपण एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जात असतो आणि नक्कीच आपण त्याचा आपण एक लक्ष द्यावे. आता इलेक्ट्रिकलचे पोल जागोजागी असतात. आपण नकळत आपण काय करतो, ते खांबाला पण हात लावत असतो. म्हणून आपण त्याचं पण लक्ष द्यावे. लहान मुलं आपल्या सोबत असतात किंवा प्राणी असतात, कुठेही फिरायला जात असतो. तर नक्की हे जे जे पिलर्स आहेत, जे काही एवढे काही पोल्स आहेत, तर त्यांनाही नक्कीच कुठं ना कुठं त्याला अर्थिंग नसल्यामुळं आपल्याला तो एक धोका होऊ शकतो. म्हणून इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीकमध्ये सुद्धा आपण जर प्रवास करत असाल, एका ठिकाणातून दुसऱ्या जात असाल, नक्कीच आपल्या घरातल्या चांगल्या गोष्टी असतील, पण बाहेरच्या पण आपल्याला कन्सिडर करायच्या आहे. यामध्ये ह्या गोष्टी बरेच ट्रान्सफॉर्मर किंवा बरेच असे ओपन दिसतात. तर आपण जवळच्या इंजिनिअर्सला त्यांना त्याची माहिती द्यावी आणि जेणेकरून आपल्याला कम्युनिटीला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपलं एक सेवा आपण नक्कीच करू शकतो. ओव्हरलोडेड सर्किट्स. आपण काय करतो आजकाल आपण त्या गोष्टी काय फरक पडत नसतो कारण ऑलरेडी त्याला प्लग दिलेले असतात. पण आपल्याला ते ओव्हरलोडेड करायचं नाही कधीच
आपण पीक आवर्समध्ये आपल्याला एक शासनातर्फे सुद्धा आवाहन करण्यात येतं 6:30 ते 7:30. मला वाटतं हे सर्व ब्रह्माकुमारीज आणि विद्यालयाच्या सर्व विद्यार्थी यांना माझं आव्हान आहे. आपण सर्वजण नुभाशहामचा जर आपण राजयोग केलं तर नक्कीच देशासाठी खूप मोठा योगदान आणि सुरक्षेचा हे खूप मोठा आपल्याला एक पर्याय राहणार आहे. कारण त्यावेळेस आपण कुठलेच उपकरण वापरत नाही. मग आपण कमीत कमी आपण वापर करत असतो मेडिटेशनसाठी आणि आपलं पिठाची चक्की, पंप किंवा इतर जे काही आपण वापर करत असतो ते आपण शक्यतो पीक आवर्समध्ये टाळावं आणि ही सेवा राष्ट्रासाठी असेल, स्वतःसाठी पण असेल. म्हणून आपण त्याचा एक प्लॅन करावा, कुठलं उपकरण केव्हा वापरायचं त्याचं एक टाइम शेड्यूल बनवावं, जेणेकरून आपल्याला स्वतःसाठी खूप आणि आपल्याला एक बिलामध्ये सुद्धा सूट असते. सर्किट ब्रेकर आपण लावलं पाहिजे. आता बरेच ठिकाणी हे नसतात किंवा ओल्ड टेक्नॉलॉजीची असतात. म्हणून अ सर्किट ब्रेकर ऑटोमॅटिकली ट्रिप्स अँड शट ऑफ द करंट इन द सर्किट इफ इट बिकम्स ओव्हरलोडेड. जर आपण आपला एकाच वेळेस जर आपण अनेक उपकरणं लावले तर ऑटोमॅटिक ते काय करतं, टर्न ऑफ करतं. आपलं इलेक्ट्रिकल बिल अगोदर आजपासून आपण तपासायचं आहे. आपल्या बिलामध्ये घरगुती तर 2 किलोवॅट लावलेलं असतं, त्याच्यामध्ये सँक्शन लोड असतं. पण आपण जर पाहिलं आपण किती किलोवॅट त्याचा वापर करत असतो, त्याला किती परवानगी आहे, हे आपणच फक्त थोडं ऑब्झर्वेशन करायचंय आणि आपल्या आत्मचिंतन करायचंय. आपण एखादं गीझर लावतो, आपण ओव्हन लावतो किंवा इतर बऱ्याच गोष्टी ओव्हरलोडेड करतो, त्यामुळे आपलं मीटर पण जळतं आणि खूप मोठं नुकसान होतं. म्हणून आजपासून तपासूया की एक उपकरण फार शक्यतो आपण 2 उपकरणं आपण घरामध्ये वापरावे. कारण त्याचं 2 ते 5 किलोवॅट हा लोड सँक्शन असतो आणि आपण जर 20 किलोवॅट, 25 किलोवॅट जर लावलं तर आपल्याला खूप मोठा धोका होतो. म्हणून आजपासून आपण ते तपासायचंय की आपण नक्कीच त्याच्यावरती लक्ष ठेवायचंय की आपण ओव्हरलोडेड करायचंच नाही आणि त्यासाठी एक सर्किट आपण काय करू शकतो, फ्यूज कंटेन्स अँड इंटरनल पार्ट म्हणजे ह्याच्यासाठी पण आपण सर्किट ब्रेकर करू शकतो. आता हा डिफेक्टिव्ह इन्सुलेशन, आता बऱ्याच ठिकाणी बरेच बिल्डिंग खूप जुन्या झालेल्या असतात. 25 ते 30 वर्षानंतर जर समज त्याचं जर झालं असेल लाईफ, तर आपण त्या केबल चेक कराव्यात की ह्या केबल आता 25 वर्षाच्या झालेल्या आहेत, तर त्याच्या इन्सुलेशन कसं आहे, त्याचं इन्सुलेशन टेस्टिंग हा एक सिस्टम आहे. मग आपण त्याचं इंडस्ट्रीमध्ये किंवा आपल्या घरामध्ये किंवा ज्या ठिकाणी आपलं वर्क प्लेस आहे तिथं आपण चेक करावं. आणि ग्राउंडिंग इज फर्स्ट. आता आपण जेव्हा 3 पिन मध्ये सुद्धा एक वरती इलेक्ट्रिकल सिस्टीम इज प्रॉपरली ग्राउंडेड, देर इज अ पाथ दॅट अलोज द करंट टू ट्रॅव्हल टू अर्थ. आपण काय करतो, हे प्लग पिन मधला तो निघून गेलेला असतो, म्हणून आपण कधीही त्याचं काळजीपूर्वक परत त्याचं इन्स्टॉल करावं. व्हेन अन इलेक्ट्रिकल सिस्टीम इज नॉट प्रॉपरली ग्राउंडेड, आपल्याला खूप मोठा धोका होऊ शकतो. आपण पॉवर टूल वापरतो, ग्राइंडर, मशीन कुठलेही वापरतो, पण अ पॉवर टूल दॅट्स डॅमेज्ड और नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड कॅन कॉज युअर सिरियसली इंज्युअर्ड. याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला धोका होऊ शकतो. म्हणून हा चेकअप वेळोवेळी त्याचं मेंटेनन्स केलं पाहिजे पॉवर टूल्सचं. आणि जेव्हा मेंटेनन्सचं काम असतं, व्हेन परफॉर्मिंग लॉक आउट टॅग आउट ऑन सर्किट, जेव्हा आपण सप्लाय तिथलं काय केलं पाहिजे, तिथला आपण कुलूप बंद किंवा त्याला प्रॉपरली काय केलं पाहिजे, पुट अ लॉक ऑन अ पॉवर सोर्सेस. म्हणजे आपण तिथं एका ठिकाणी दुरुस्तीला जातो, पण तोपर्यंत कोणी त्यावेळेस त्याचं काय करतो की तो बटन ऑन करतो. म्हणून या ठिकाणी आपण जेव्हा मेंटेनन्स करतो तर मेन सप्लाय आपण बंद केला पाहिजे आणि अशा पद्धतीने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डायग्राम आपल्या वर्क प्लेसचं, आपल्या बिल्डिंगचं त्या अगोदर ते स्केच केलं पाहिजे आणि आपण त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. ओल्या भिंतीतून सुद्धा खूप काही आपल्याला आता पावसाळ्याचे दिवस आहेत, जसे आपले आदरणीय ललितभाई साहेब त्यांनी यावेळी आठवण करून दिली की आपण कपडे सुद्धा वाळू घालतो, पण ते कुठल्या तारेवर आपण वाळू घालतो सुकण्यासाठी, ते पण आपण विचार केला पाहिजे. तर अशा पद्धतीने छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. छोटे छोटे कदम अगर उठाएंगे तो बहुत बड़ा हम परिवर्तन ला सकते हैं. तर जीवन तो है असली कमाई, सुरक्षा में ही है भलाई. तर ह्यासाठी दीदीजींना मी विनंती करतो की त्यांनी प्रतिज्ञा सर्व उपस्थितांना द्यावी. आणि तत्पूर्वी मी आपल्याला सांगू इच्छितो
की इलेक्ट्रिकल एनर्जी हे ऊर्जा ही राष्ट्राची संपत्ती आहे आणि आपण त्याचं इफिशियंट म्हणजे कार्यक्षम वापर करावा आणि नक्कीच त्याचा रेकॉर्ड ठेवावा आणि शक्यतो आपण गिझर वापरायचं टाळावं. गिझरमुळं आपल्याला एकतर सुरक्षित नाही आहे आणि त्यामध्ये आमच्या एनर्जी ऑडिटर असोसिएशनचं म्हणणं आहे की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ मॅजिक. आपल्याला एक ते इफेक्ट फार इम्पॉर्टंट टूल आहे जेणेकरून आपण फक्त महत्त्वाच्या कामासाठी त्याचा वापर केला पाहिजे. उदाहरणार्थ कॉम्प्युटर आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जीवरती कॉम्प्युटर चालवू शकतो, ATM चालवू शकतो, इतर महत्त्वाची गोष्ट करू शकतो. पण साध्या किरकोळ फक्त पाणी तापवण्यासाठी आपण जर वापरत असाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हे खूप मोठं दुर्दैव आहे भारताचं. कारण आपल्या भारत देशामध्ये एवढा सूर्यप्रकाश 340 दिवस 320 दिवस पोहोचत असतो. म्हणून आजपासून आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी फक्त आपण महत्त्वाच्या गोष्टीसाठीच आपण वापर करावा आणि सुरक्षा सप्ताहामध्ये आपण हायर लोड कमी करावा आणि एक वॅट आपण जो लोड जर कमी कराल तर आपल्या स्वतःसाठी, आपल्या देशासाठी भारत देश आत्मनिर्भर बनण्याचं स्वप्न बघतं. प्रत्येक मंत्रालय आत्मनिर्भर बनण्यासाठी कार्यरत आहे. आपला भारत देश ऊर्जाच्या क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर बनलेला नाहीये आणि त्यामुळं माझं एक विनंती आहे सर्वांना की आपण एक वॅट वाचवूया आणि आपलं हे देशाच्या सैनिकासारखंच आपलं काम आहे. देशाचे सैनिक काय करतात? राष्ट्राच्या संपत्तीचं संरक्षण करतात. ऊर्जा ही राष्ट्राची संपत्ती आहे आणि प्रत्येकाने त्याचं संरक्षण केलं पाहिजे आणि आपल्या देशाला ऊर्जाच्या क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर आणि सुरक्षित बनवावं असं माझं एक आवाहन आहे. विद्युत मंत्रालय भारत सरकारच्या वतीनं जे आयोजित राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा सप्ताहाचा खूप चांगल्या पद्धतीने आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि त्याबद्दल मी ब्रह्मकुमारी विद्यालयाच्या उपक्षेत्र नागपूर विभागाच्या आदरणीय रजनी दीदींना मी माझा धन्यवाद व्यक्त करतो त्यांचं. आणि फार शॉर्ट नोटीसमध्ये त्यांनी हे आयोजित केलं. माउंट आबूहून आपल्या आदरणीय सचिव साहेबांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं सहभाग त्यांनी नोंदविला आणि राष्ट्रीय पारितोषिक विजेता जे आपल्या देशामध्ये एकाच इमारतीला राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षणाचं पारितोषिक राष्ट्रपती महोदयाद्वारा पात्र स्वीकारलेले आपले आदरणीय दरगड साहेब, त्यांनीही आपली शॉर्ट नोटीसमध्ये त्यांनी उपस्थिती दर्शवली बिझी शेड्यूलमध्ये. मी त्यांचाही धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण एक उद्दिष्ट ठेवूया की राष्ट्रीय कार्यक्रमामध्ये आपण परत सुरक्षा आणि विद्युत बचतमध्ये आपण सहभाग नोंदवूया आणि नक्कीच आपला देश आत्मनिर्भर होईल. धन्यवाद. ओम शांती. धन्यवाद. आज ह्या वेबिनारच्या माध्यमातून जागृतीविषयी फार चांगल्या प्रकारे आपण संबोधन केलं. चांगल्या प्रकारचे उपकरण जे ISI मार्कचेच आपण यूज करावेत, परंतु सोबतच ऊर्जेची बचत करण्यासाठी कशा प्रकारे माझी भूमिका असावी, दुसऱ्यांना दोष न देण्यापेक्षा की एक स्वतः मी या बाबतीत कसं जागरूक राहायला पाहिजे याविषयीचं फार सुंदर मार्गदर्शन आपण दिलं. आणि आज या अवेअरनेस वेबिनारच्या माध्यमातून आज आपण यामध्ये सहभागी झालेल्या प्रत्येकाने जर ही एक पहिलं पाऊल जर माझं असावं ही जर एक भूमिका साकारण्याची तयारी ठेवली तर निश्चितच यातून फार मोठा एक चांगला रिझल्ट आपल्याला मिळेल आणि राष्ट्रीय संपत्तीची ऊर्जेची बचत होईल अशीच एक आशा नव्हे परंतु एक विश्वास आज मला वाटतो आहे. आणि म्हणून याला समाप्त करण्यापूर्वी मी मंजू बहनला निवेदन करेल की या संदर्भात आपण सर्व मिळून एक प्रतिज्ञा जाहीरपणे करूया. ब्रह्माकुमारी मंजू बहन, आपणास निवेदन आहे की आपण सर्वांकडून प्रतिज्ञा करून घ्यावी. शांती आवाज. आजच्या या राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा सप्ताह या प्रोग्राम मध्ये फारच सुंदर अशी माहिती मिळाली. जी काही
स्वतःसोबत राष्ट्रीय सुरक्षितते यासाठी आपली महत्वाची भूमिका आहे, ही सुंदर पद्धतीने आपल्याला जागरूकता दिली. तर दीदींनी सांगितल्याप्रमाणे आज आपण सगळ्यांनी मिळून प्रतिज्ञा करावी. आज के दिन मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं पुनः अपने आप को सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूंगी। नियमों, विनियमों, कार्य विधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगी और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरणादायक अभिवृत्तियों एवं आदतों का विकास करूंगी। मेरी यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि दुर्घटनाएं और व्यावसायिक बीमारियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती है तथा यह विकलांगता, मृत्यु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं संपत्ति की क्षति, सामाजिक कष्ट और पर्यावरण के निकृष्ट होने का कारण बनती है। मैं अपने परिवार, संगठन, समाज, राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं, व्यावसायिक बीमारियों को रोकथाम और पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगी। धन्यवाद मंजू बहन। आज हमारे इस वेबिनार में हमारे नागपुर के बहुत नामी ग्रामी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंसल्टेंट प्राता जितेंद्र राहंगडाले जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ मैडम, जुड़ा हुआ। विश्व शांति सरोवर में आपकी इस क्षेत्र की सेवाओं में बहुत अमूल्य योगदान रहा है और समय प्रति समय हमेशा ही आपका सहयोग हमें मिलता रहता है। आज इस वेबिनार के अंत में आप चंद शब्दों में अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करेंगे, ऐसी विनती करती हूँ। प्राता राहंगडाले जी। धन्यवाद दीदी। थोड़ा लेट जुड़ा मैं क्योंकि ट्रेवलिंग में था और अभी भी ट्रेवल ही कर रहा हूँ। तो शेखर जी का 2-3 बार फोन भी आया और ये सब वेबिनार चालू करने के बाद में माननीय लोगों से बहुत अच्छी जानकारियां मिली। सेफ्टी फीचर्स के बारे में भी बताया गया और एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी माननीय लोगों ने जो डिटेल जानकारी दी और उसके लिए कृतज्ञ हूँ। सेफ्टी फीचर के बारे में बहुत सारी सेफ्टी सुरक्षा के सप्ताह में हम लोगों को भी बहुत सारे वर्क रहते हैं। बहुत सारी जगह जाके हम लोगों को हमारे सेफ्टी चीज़ों के बारे में बताना होता है। ये हमारा कर्तव्य समझते हैं क्योंकि मैं भी एक सेफ्टी ऑडिट करता हूँ। केदार साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। मोस्ट ऑफ द पूरी चीज़ें उन्होंने कवर किया हुआ है। बस इसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड ऑन करूँगा कि जनरल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस करते समय सब जो उन्होंने एक जानकारी दी थी कि सबकी ड्राइंग रहना चाहिए, सबका एसएलडी रहना चाहिए, फीचर्स रहने चाहिए। एक और उसमें एड ऑन ये होनी चाहिए कि जो भी यूजर है उसको हैंड ओवर करते समय उसके बारे में एक बेसिक जानकारी सभी कंसल्टेंट और बाकी लोगों ने देनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर ने भी जानकारी देनी चाहिए। मोस्ट ऑफ चीजों में ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने लीकेज करंट सर्किट ब्रेकर लगाए हुए हैं और जब वो ट्रिप कर गया या फिर कोई लीकेज करंट आया तो उसको लोगों ने निकलवा दिया कि वो ट्रिप हो रहा है। और ये रीजन है कि बहुत सारे सेफ्टी फीचर लगने के बाद में भी रेगुलर प्रोटेक्शंस जो हैं वो बाईपास हो जाते हैं और बाद में फिर हादसे होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी जगह हुआ है। गीजर का उदाहरण उन्होंने दिया था जिसमें पानी में करंट आ रहा था और नल के इसमें करंट आ रहा था। ऐसा सेम किस्सा मेरे साथ में भी हुआ है कि हम लोगों ने एक
पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करके दिया, और वो प्रोजेक्ट डिजाइन करने के बाद में गीजर के कॉइल के अंदर में लीकेज करंट आने की वजह से उनका सिस्टम जो है वो ट्रिप होने लगा, और उन्होंने वो बाईपास कर दिया। और बाईपास करने के बाद में किसी इलेक्ट्रिशियंस को बुला के वो लीकेज करंट सर्किट ब्रेकर आरसीसी भी निकाल दिए और एमसीबी लगा दिया, और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया उनके बच्चों के साथ में। तो जनरल पब्लिक और जो यूजर लोग हैं, इन लोगों को ये विद्युत सप्ताह में हम लोग का यही प्रयत्न रहता है कि ये सिखाया जाए कि अगर कोई प्रोटेक्शन सिस्टम ट्रिप करता है तो उसके लिए बाईपास करने के बजाय क्यों ट्रिप हो रहा है उसके ऊपर में चेक किया जाए और उसको पता किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बस मेरा एक एड ऑन था। केदार साहेब, मला वाटते तुम्ही ऐकत असाल. हो, तर ऐकत आहे, बोला. हा, तर असं झालंय सर आपल्याकडे. असं 2-3 ठिकाणी मी ऍक्च्युली कन्सल्टंट आहे सेंट्रल इंडियामध्ये, आणि इथं ब्रह्मकुमारी आश्रमचा डिझाईन माझाच आहे. तर जे आपल्या जामठावर जे आपला विश्व शांती सरोवर आहे त्याचं इलेक्ट्रिकल डिझायनिंग आम्ही केलं आहे. आमची कंपनी वी आर प्राऊड ऑफ फील की आम्ही यांच्या काहीतरी कामात आलो आणि आम्ही काही सेवा दिली आहे. ऐसा, तो ये बस मेरा सबमिशन है. बाकी धन्यवाद दीदी, और आप ही सब लोगों को धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भैया. आपका सहयोग के आधार से विश्व शांति सरोवर में बहुत अच्छी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं चल रही हैं, और आगे भी आपका अमूल्य सहयोग हमें मिलता रहेगा. आज के वेबिनार में भी आपने बहुत अनुभवपूर्ण सावधानियां हम सबके बीच रखी है, इसलिए आपका पुनः धन्यवाद है. धन्यवाद दीदी, धन्यवाद. अभी मैं समझती हूँ कि समय भी पूरा हुआ है. जी. इस वेबिनार के अंत में 2 मिनट इस ब्रह्मांड की महा ऊर्जा स्वयं परम पिता परमात्मा को हम कुछ क्षणों के लिए याद करके समाप्त करें. तो एक गीत को हम सुनेंगे और साथ साथ मन बुद्धि की तार उस पिता परमात्मा के साथ जोड़कर अपने भीतर हम शक्तियों को भरते जाते हैं. शांति. आज के इस वेबिनार को सफल बनाने में सभी का बहुत बहुत समय का सहयोग रहा. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. साथ में हमारे किरण भाई, शेखर भाई, आपका भी बहुत एक अमूल्य सहयोग रहा आज के इस सफल आयोजन में. तो पुनश्च सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगी. ओम शांति. ओम शांति.